हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल pharmacary.com पर। आज का हमारा टॉपिक है रिसेप्टर्स। अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की, तो कई बार एग्जाम में रिसेप्टर के ऊपर शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो उसमें तो रिसेप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें पूछ लिया जाता है कि कौन सा रिसेप्टर किस मैकेनिज्म के थ्रू एक्ट करता है। तो काफ़ी फ्रेंड्स जो स्टूडेंट्स थे हमारे, जो उनकी डिमांड आ रही थी सर रिसेप्टर्स पे टॉपिक डालिए, तो आज हमने रिसेप्टर्स पे टॉपिक डाला हुआ है। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज के अपने वीडियो से। अगर फ्रेंड्स आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल हमारा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो नेक्स्ट अपडेट है आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहे। ट्यूटोरियल वीडियो के अलावा हम लगातार वैकेंसी से रिलेटेड भी अपडेट जो है इस चैनल पर लगातार दे रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रिसेप्टर्स की डेफिनेशंस की। तो रिसेप्टर्स क्या होता है फ्रेंड्स? रिसेप्टर मैक्रोमोलिकुलर और साइट ऑन विच ड्रग बाइंड्स एंड इंटरेक्ट इज कॉल्ड रिसेप्टर्स। एक मैक्रोमोलिक्यूल्स है जहाँ पर ड्रग बाइंड करेगी और उसका जो ड्रग का जो एक्शन है वो प्रोड्यूस होगा, तो इस वो जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है वो कहलाता है रिसेप्टर्स। इसमें कुछ टर्म्स है फ्रेंड्स, जैसे एफिनिटी। तो एग्जाम में जैसे कई बार पूछ लिया जाता है, जैसे कम्पिटिटिव एग्जाम है तो एफिनिटी की डेफिनेशन पूछ ली जाती है। तो एफिनिटी क्या होता है? एफिनिटी होती है एबिलिटी ऑफ ए ड्रग टू बाइंड विद रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स के साथ कैसे बाइंड करेगी, कितनी एबिलिटी उसको बाइंड करने की, तो वो एफिनिटी होता है। दूसरी जो मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म्स है वो है इंट्रिंसिक एक्टिविटी। तो फ्रेंड्स अगर रिसेप्टर से ड्रग बाइंड हो गई है तो वो जरूरी नहीं है कि उसकी एक्टिविटी प्रोड्यूस होगी भी। तो उसकी एक्टिविटी जब भी प्रोड्यूस होगी जब उस ड्रग के अंदर इंट्रिंसिक एक्टिविटी या एफिशिएंसी होगी। तो इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या होती है? एबिलिटी टू एक्टिवेट द रिसेप्टर्स। तो ये दोनों जो टर्म्स है मोस्ट कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं। तो आपको इसे याद रखना है, एक्टिविटी से आपको याद रखना है एक्टिवेशन। एक्टिविटी से याद रखना आपको एक्टिवेशन, मतलब इंट्रिंसिक एक्टिविटी के अंदर एक्टिवेशन ऑफ रिसेप्टर है, जबकि एफिनिटी के अंदर बाइंडिंग ऑफ विद रिसेप्टर्स है। तो ये दो इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है, बहुत बार एग्जाम में डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है। नेक्स्ट है एगोनिस्ट। तो फ्रेंड्स एगोनिस्ट क्या होता है? एगोनिस्ट रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा और जो एक्शन है वो जो फिजियोलॉजिकल एक्शन है वो प्रोड्यूस होगा। It activates a receptor to produce an effect similar to that of the physiological signal. मीन्स जो अपने को फिजियोलॉजिकल सिग्नल है उसके सिमिलर हमारे को एक्शन मिलेगा, तो वो एगोनिस्ट है। और एगोनिस्ट के अंदर एफिनिटी भी होगी और इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी होगी, मतलब वो ड्रग के साथ बाइंड भी होगा और उसको एक्टिवेट भी करेगा रिसेप्टर्स को। अब आता है इनवर्स एगोनिस्ट। जैसा कि नाम से पता चलता है इनवर्स मतलब नेगेटिव साइन होगा इसके अंदर। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि जो फिजियोलॉजिकल सिग्नल है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन के अंदर इफेक्ट आएगा। जैसे एगोनिस्ट में था कि जो फिजियोलॉजिकल सिग्नल है उसके सिमिलर एक्शन होगा, इनवर्स एगोनिस्ट के अंदर उसका अपोजिट होगा। जो फिजियोलॉजिकल सिग्नल है उसका जस्ट अपोजिट एक्शन प्रोड्यूस होगा। तो इसमें एफिनिटी तो होगी, मतलब ये रिसेप्टर के साथ बाइंड तो होगा, लेकिन जो इंट्रिंसिक एक्टिविटी जो है वो माइनस साइन के अंदर होगी। तो ये फ्रेंड्स आपको ध्यान में रखना है कि इनवर्स एगोनिस्ट के अंदर इंट्रिंसिक एक्टिविटी माइनस साइन के अंदर होगी, एफिनिटी तो होगी, मतलब वो रिसेप्टर के साथ बाइंड तो करेगा, लेकिन जो फिजियोलॉजिकल सिग्नल है वो जस्ट अपोजिट टू एगोनिस्ट देगा ये। नेक्स्ट टर्म है एंटागोनिस्ट। ये ड्रग के एक्शन को प्रिवेंट करता है। इसमें एफिनिटी होगी लेकिन इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं होगी, मतलब ड्रग जो रिसेप्टर के साथ बाइंड तो करेगी लेकिन रिसेप्टर के अंदर कोई कन्फॉर्मेशनल चेंज नहीं होगा। जो कन्फॉर्मेशनल चेंज नहीं होने की वजह से जो ड्रग का एक्शन है वो नहीं होगा। जैसे कि एट्रोपिन है, एट्रोपिन एंटागोनिस्ट है मुस्कराइनिक रिसेप्टर का। तो ऐसी कोई भी ड्रग है जो मुस्कराइन रिसेप्टर को एक्टिवेट करती है, लेकिन जब अब एट्रोपिन देंगे तो जो मुस्कराइनिक एक्शन है वो उसको एंटागोनाइज कर देगी। तो मतलब वो रिसेप्टर के साथ बाइंड तो होगी लेकिन वो रिसेप्टर में जो कन्फॉर्मेशनल चेंज है वो नहीं होने देगी, और कन्फॉर्मेशनल चेंजेज है जो नहीं होंगे तो रिसेप्टर में जो एक्शन है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। और पार्शियल एगोनिस्ट में क्या? इट प्रोड्यूस
सब मैक्सिमल इफेक्ट बट एंटागोनाइज द इफेक्ट ऑफ फुल एगोनिस्ट। ये आपको जस्ट ऐसे याद रखना है, डेफिनेशन है। और इसमें एफिनिटी है, लेकिन जो इंट्रिंसिक एक्टिविटी है वो सब मैक्सिमल है। तो ये आपको फ्रेंड्स याद रखना है कि जो कम्पिटिटिव एग्जाम उनके अंदर पूछा जाता है, जैसे पूछ लिया जाता है कि एंटागोनिस्ट में इंट्रिंसिक एक्टिविटी के बारे में पूछ लिया जाता है, तो उसमें होती है या नहीं होती है, फिर सब मैक्सिमल होती है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं, और ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। तो इनको आपको थोड़ा सा समझना है, रटना नहीं है। एंटागोनिस्ट है तो इसमें कोई भी इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं है। पार्शियल एगोनिस्ट है तो इसमें सब मैक्सिमल इंट्रिंसिक एक्टिविटी है। अगर लिगेंड जो कि रिसेप्टर से बाइंड होता है वो कहलाता है लिगेंड्स। जो ड्रग का या फिर जो कोई मॉलिक्यूल्स है वो जो पार्टिकुलर साइड ऑफ रिसेप्टर से बाइंड होगा तो वो कहलाएगा लिगेंड्स। अब फ्रेंड्स दो तरह के जो ड्रग का जो इफेक्ट है वो दो स्टेप्स के अंदर आता है। सबसे पहला है ड्रग एक्शन। ड्रग एक्शन से में क्या है कि जैसे ड्रग रिसेप्टर के साथ बाइंड होगी तो उसके अंदर कन्फॉर्मेशनल चेंज होगा। अगर कन्फॉर्मेशनल चेंज हुआ तो वो जो ड्रग एक्शन है वो एगोनिस्ट होगा, मतलब जो फिजियोलॉजिकल सिग्नल है उसके सिमिलर होगा। और अगर कन्फॉर्मेशनल चेंज नहीं होगा तो वो जो एक्शन है वो एंटागोनिस्टिक एक्शन होगा, और जो रिसेप्टर है उसमें फिजियोलॉजिकल सिग्नल जो है वो नहीं होंगे। और दूसरा है ड्रग इफेक्ट। तो इसमें जो फ्रेंड ड्रग एक्शन था उसके अंदर तो रिसेप्टर के अंदर कन्फॉर्मेशनल चेंजेस हुए थे, और ड्रग इफेक्ट के अंदर क्या है कि बायोलॉजिकल फंक्शन के अंदर जो चेंज होगा वो ड्रग इफेक्ट होगा। इट इज द अल्टीमेट चेंज इन बायोलॉजिकल फंक्शंस ब्रॉट ड्रग एक्शन थ्रू ट्रांसड्यूसर्स। एक्शन के अंदर तो उसने रिसेप्टर के अंदर कन्फॉर्मेशनल चेंज किए हैं, और ड्रग इफेक्ट के अंदर जो ड्रग है वो रिसेप्टर के साथ जब बाइंड हुई है तो उसने क्या बायोलॉजिकल फंक्शन में क्या चेंजेस किए हैं, वो ड्रग इफेक्ट है। मतलब बायोलॉजिकल फंक्शन चेंज होगा तो ड्रग इफेक्ट है, और अगर कन्फॉर्मेशनल चेंज होगा तो ड्रग एक्शन है। रिसेप्टर्स हैज टू इसेंशियल एक्टिविटी एक्शंस। सबसे पहला है रिकग्नाइजेशन ऑफ स्पेसिफिक लिगेंड मॉलिक्यूल्स, और फिर है ट्रांसड्यूसर। जो जो सिग्नल्स हैं उसको रिस्पॉन्स के अंदर ट्रांसड्यूस करना, वो ट्रांसड्यूसर का काम करता है। अब जो ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म है वो कितनी होती है, जो फ्रेंड्स ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म है वो चार तरह की होती है। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, रिसेप्टर विद इंटरसिक चैनल्स, एंजाइमेटिक रिसेप्टर्स, और रिसेप्टर रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन। तो ये चार तरह के जो ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म है रिसेप्टर्स के हैं। तो जितनी भी जो ड्रग्स हैं वो सब इन चार मैकेनिज्म के थ्रू एक्ट करेगी। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स की। तो फ्रेंड्स जी प्रोटीन जो कपल्ड रिसेप्टर है उसकी अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये 7 अल्फा हेलिकल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स होती है इसके अंदर। और 7 अल्फा हेलिकल मेम्ब्रेन्स के अंदर तीन जो मेम्ब्रेन्स है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर होती है, और तीन होती है जो इंट्रा सेल्यूलर होती है। जो ड्रग जो है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो मेम्ब्रेन है वहां पे बाइंड होगी, इंट्रा सेल्यूलर पे ड्रग बाइंड नहीं होगी। और इसकी अगर हम सब यूनिट की बात करते हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स के अंदर, तो तीन तरह की सब यूनिट्स होती है इसके अंदर, अल्फा बीटा एंड गामा। जो एक्टिवेशन है वो अल्फा रिसेप्टर सब यूनिट के थ्रू होगा। जब भी जी प्रोटीन के थ्रू जो ड्रग है जो एक्ट करेगी तो अल्फा सब यूनिट को एक्टिवेट करेगी, अल्फा सब यूनिट को एक्टिवेट करेगी, उसके बाद में ड्रग का एक्शन जो है वो प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट जो जी प्रोटीन के बारे में इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि हेटेरो ट्राइमेरिक इन नेचर से। तो ये जीपेट में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स की जो स्ट्रक्चर पूछी गई थी हेटेरो ट्राइमेरिक है या पेंटामेरिक है तो या हेप्टामेरिक है, इस तरह से पूछा गया था। तो ये हेटेरो ट्राइमेरिक इन नेचर का होता है। और जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स है जो तीन पाथवे के थ्रू वर्क करता है। मेजर जो तीन पाथवे हैं वो है एडिनाइल साइक्लेज सीएमपी पाथवे जो फर्स्ट है, सेकंड जो है फास्फोलाइपेज सी आईपी3 डीएजी पाथवे, और तीसरा है चैनल रेगुलेशंस। तो ये तीन तरह से जो पाथवे है जो जी प्रोटीन जो रिसेप्टर्स है एक्ट करता है। अब देखते हैं अपने एक एक करके तीनों पाथवेज के बारे में। सबसे पहले है एडिनल साइक्लेज। फ्रेंड्स अगर एडिनल साइक्लेज जो एक्टिवेट होगा तो एडिनल साइक्लेज एक्टिवेट होने के बाद में सीएमपी एक्यूमुलेशन होगा, और सीएमपी एक्यूमुलेशन होने के बाद में जो प्रोटीन काइनेज है वो एक्टिवेट होगा। और प्रोटीन काइनेज के एक्टिवेशन होने से तीन तरह के जो एक्शंस है
जो मेनली 3 तरह के एक्शन है जो वो ये प्रोड्यूस करेगा, वो करेगा। सबसे पहला एक्शन है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, दूसरा रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स और तीसरा इनहिबिशन ऑफ सिक्रेशंस। तो फ्रेंड्स वीडियो के अंत में हमने तो कुछ 15 से 20 रिसेप्टर्स दिए हैं जो कि एड्रिनल साइक्लेज या इस मैकेनिज्म के थ्रू एक्ट करते हैं। तो उनका जो लास्ट में जो फार्माकोलॉजिकल अगर एक्शन की बात करेंगे तो वो अगर कोई एड्रिनल साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा तो उन ड्रग्स का जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो यही होगा, चाहे वो अल्फा रिसेप्टर पे बाइंड करती है या फिर किसी अदर रिसेप्टर पे बाइंड करती है। तो एड्रिनल साइक्लेज एक्टिवेशन होगा तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, स्मूथ मसल रिलैक्स होगी और जो सीक्रेशंस हैं जितने भी वो कम होंगे। जो दूसरा पाथवे है वो IP3 DAG पाथवे। तो IP3 DAG पाथवे के अंदर क्या होता है, जो फास्फोलाइपेज एंजाइम है वो फास्फोलाइपेज एंजाइम PIP2 को IP3 और DAG में कन्वर्ट कर देगा। PIP2 को फास्फोलाइपेज एंजाइम है जो IP3 DAG में कन्वर्ट कर देगा। IP3 को जब एक्टिवेट करेगा, IP3 जो प्रोड्यूस होगा तो इसमें क्या होगा, कैल्शियम का मोबिलाइजेशन होगा और कैल्शियम है थर्ड मैसेंजर से। तो ये पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है कि IP3 और DAG कौन से मैसेंजर है, सेकंड मैसेंजर है, थर्ड मैसेंजर है, फर्स्ट मैसेंजर है। तो IP3 DAG जो है ये सेकंड मैसेंजर है, जबकि थर्ड मैसेंजर जो है वो है कैल्शियम है। तो कैल्शियम के बारे में पूछा गया था कि थर्ड मैसेंजर कौन सा होता है, तो थर्ड मैसेंजर कैल्शियम का होता है। तो IP3 कैसे एक्ट करेगा, कैल्शियम का मोबिलाइजेशन करेगा इंट्रासेल्युलरी। और DAG क्या करेगा, DAG प्रोटीन काइनेज C को एक्टिवेट करेगा कैल्शियम चैनल के द्वारा। तो IP3 DAG पाथवे अगर एक्टिवेट होगा तो इससे क्या क्या होगा, जैसा कि कैल्शियम का मोबिलाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, तो फ्रेंड जहाँ कैल्शियम का मोबिलाइजेशन ज़्यादा होगा तो जैसा कि आप जानते हैं कि कैल्शियम मोबिलाइजेशन ज़्यादा होने की वजह से कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी बढ़ती है। तो सबसे पहला जो बात है वो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी इंक्रीज होगी, दूसरा जो सिक्रेशन है वो सारा सिक्रेशन भी इंक्रीज ही होगा और तीसरा न्यूरनल एक्साइटेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो इसमें तीनों चीज़ें इंक्रीज ही होगी क्योंकि कैल्शियम चैनल जो मोबिलाइजेशन है कैल्शियम का वो ज़्यादा हो रहा है। तो थर्ड टाइप है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर का, वो है चैनल रेगुलेशंस। तो इसमें अगर जी प्रोटीन जब एक्टिवेशन होगा तो कैल्शियम पोटेशियम या सोडियम चैनल्स को या तो ओपन करेंगे या फिर क्लोज करेंगे। तो ओपन या क्लोज करेंगे उसके बाद में क्या होगा, या तो हाइपरपोलाइजेशन होगा या फिर डीपोलाइजेशन होगा। ये करते डिपेंड अपॉन कौन सी ड्रग वहां पे एक्ट कर रही है। अब जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर की बात है तो अब जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के बाद में हम जब बात करेंगे सेकंड रिसेप्टर्स की, वो है रिसेप्टर विद इंटरसिक आयन चैनल। तो फ्रेंड्स जो रिसेप्टर विद इंटरसिक आयन चैनल्स है इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन ये है कि ये सबसे फास्टेस्ट एक्टिंग रिसेप्टर्स हैं। तो ये जी प्रोटीन जो कपल रिसेप्टर है उसकी तुलना में बहुत ज्यादा फास्ट एक्ट करेंगे, बहुत ज्यादा क्विक एक्ट करेंगे। तो ये जीपेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फ्लोइंग रिसेप्टर इज फास्टेस्ट एक्टिंग रिसेप्टर्स। तो उसमें जो चार ऑप्शन थे, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, रिसेप्टर विद इंटरसिक आयन चैनल्स, एंजाइमेटिक रिसेप्टर्स और जीन रेगुलेशंस। तो वहाँ पे जो आंसर था, जो फास्टेस्ट एक्टिंग या क्विकेस्ट एक्टिंग जो रिसेप्टर है वो इंटरसिक चैनल्स होता है। हम इसके बाद में बात करेंगे कि सबसे स्लो एक्टिंग कौन सा होता है। सबसे फास्ट एक्टिंग तो इंटरसिक चैनल्स होता है, लेकिन सबसे स्लो कौन सा होता है वो हम वीडियो के अंदर आगे देखेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था ये फास्टेस्ट एक्टिंग रिसेप्टर्स होते हैं और जो एग्जाम्पल्स है इंटरसिक चैनल्स के वो है गाबा रिसेप्टर, ग्लाइसिन रिसेप्टर्स और 5-HT3 रिसेप्टर। अब देखते हैं एंजाइमेटिक रिसेप्टर्स। तो एंजाइमेटिक रिसेप्टर अगर एक्टिवेट होंगे तो इंटरनलाइजेशन या फिर डाउन रेगुलेशन का प्रोसेस करेंगे और इसमें जो मेन जो ड्रग है वो इंसुलिन है। जो इंसुलिन जो है प्रोटीन काइनेज के थ्रू एक्ट करती है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इंसुलिन का रिसेप्टर्स कौन सा है, एंजाइमेटिक रिसेप्टर है, चैनल रेगुलेशन रिसेप्टर है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर या किस तरह का रिसेप्टर है। तो इंसुलिन का जो रिसेप्टर है वो प्रोटीन काइनेज रिसेप्टर है और ये एंजाइमेटिक रिसेप्टर्स है। ये जीपेट में और फार्मासिस्ट के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इस तरह के जो वीडियोज के बीच में आपको जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है कि ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं। अब फोर्थ जो रिसेप्टर है, रिसेप्टर रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन।
तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया था कि कुछ पहले जो बताया था आपको कि जो फास्टेस्ट एक्टिंग रिसेप्टर है वो है इंटरसिक आयन चैनल रिसेप्टर है। उसके बाद में कोई कौन सा रिसेप्टर है जो स्लोवेस्ट होगा, तो जो स्लोवेस्ट एक्टिंग जो रिसेप्टर है वो है जीन एक्सप्रेशन का रिसेप्टर है जो। तो इसमें दो तरह के रिसेप्टर हैं, साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स भी हैं और इसमें न्यूक्लियर रिसेप्टर्स भी हैं। साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स के अंदर जो जितने भी स्टेरॉयडल ड्रग्स हैं, जो स्टेरॉइड्स जितने भी हैं, जैसे ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरलोकोर्टिकोइड, पिट्यूटरी हार्मोन, जितने भी जो है स्टेरॉइड्स जितने भी है वो साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर के थ्रू एक्ट करेंगे। और जो न्यूक्लियर रिसेप्टर है वो T3 एंड T4 जो है वो न्यूक्लियर रिसेप्टर के थ्रू एक्ट करेगा। तो ये फ्रेंड्स थे चार तरह के जो रिसेप्टर्स थे जो कि आपको बताए गए थे। अब आपको बताएंगे कि कौन सा रिसेप्टर कैसे वर्क करता है। तो इस जो स्लाइड है, इस स्लाइड के अंदर आपको लगभग फार्माकोलॉजी के 50% जो मोड ऑफ एक्शन है आपको समझ में आ जाएंगे। और जो दो इम्पोर्टेंट, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन इसमें मैंने आपको बताए थे, सबसे क्विकेस्ट एक्टिंग रिसेप्टर कौन सा होता है और सबसे स्लोवेस्ट एक्टिंग कौन सा रिसेप्टर होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार जीपेट एग्जाम में, फार्मासिस्ट एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, तो आपको स्पेशली ध्यान रखना है। इसके अलावा जी प्रोटीन के जो रिसेप्टर है उसमें कौन सी यूनिट है जो एक्टिवेट होती है, तो जो एक्टिवेशन है वो अल्फा सब यूनिट होती है। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर की कितनी मेम्ब्रेन्स होती है, 7 मेम्ब्रेन्स होती है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस बताए गए थे इस वीडियो के अंदर वो आपको सारे सारे एज इट इज आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन है रिपीट होते रहते हैं। जैसे जीपेट एग्जाम में रिपीट हो जाता है, कई बार कोई कंपटीशन में जैसे पीएससी एग्जाम्स होते हैं, वहाँ फार्मासिस्ट का एग्जाम होता है, वहाँ पे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, नर्सिंग एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये बहुत एक कॉमन जो क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। अब बात करते हैं रिसेप्टर्स की। तो हम मेनली तीन जो मैकेनिज्म के अंदर बात जो ये रिसेप्टर्स उनको हमने डिवाइड किया है। तो आपने फ्रेंड्स ये तीनों मैकेनिज्म अच्छे से समझ ली तो आपको लगभग 50% ऑफ फार्माकोलॉजी एक्शंस हैं जो आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि मैंने इस वीडियो के अंदर बताया था आपको पहले भी IP3DHG अगर एक्टिवेट होगा तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिलैक्सेशन होगा, वो मैंने इस वीडियो के अंदर बताया था। CMP अगर डाउन रेगुलेट होगा तो क्या होगा और CMP इंक्रीज होगा तो क्या होगा, इस वीडियो के अंदर मैंने सबका एक्सप्लेनेशन पहले दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं इनका एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा। तो यहाँ पे मैंने क्लासिफिकेशन दिया, एक जनरल क्लासीफाई किया है। इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो अल्फा 1, H1, M1, M3, M5 और 5HT2 ये जो रिसेप्टर्स हैं, ये सारे के सारे रिसेप्टर IP3DHG पाथवे के थ्रू एक्ट करेंगे। और IP3DHG के पाथवे के थ्रू एक्ट करेंगे तो कौन कौन से फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करेंगे ये मैंने आपको पहले बता दिया है। तो अल्फा 2, M2, M4, D2, गाबा बी, म्यू और कापा, ये जो रिसेप्टर हैं ये CAMP को इनहिबिट करेंगे। CAMP इनहिबिट होगा तो कौन कौन से एक्शन होंगे वो भी मैंने बताए हुए हैं। और जो नेक्स्ट है वो है बीटा 1, बीटा 2, D1H2 रिसेप्टर्स, ये CAMP को इंक्रीज करेंगे। और CAMP इंक्रीज करेंगे तो कौन कौन से फार्माकोलॉजिकल एक्शन होंगे वो भी हमने इस रिसेप्टर के टॉपिक के अंदर बताया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये आपको ऐसे कैसे याद रखने हैं और उनको समझ के लेना है। तो जैसे एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कोई ऐसी ड्रग है जो अल्फा 1 पे एक्ट करती है, तो उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन पूछ लिया, तो अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखा तो आपको पता है इसके कौन कौन से एक्शन हो सकते हैं, तो आप वो क्वेश्चन डायरेक्टली कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आज का टॉपिक था रिसेप्टर्स, और नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्दी ही मिलते हैं। इस टॉपिक में आपको अगर कुछ कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर ऐसा कोई टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि हम पहले इस पे की वीडियो बना के अपलोड करें तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और आपके जो सुझाव है वो आमंत्रित हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।